काबुल से खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद में असदुल्ला खान हूँ। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में मैंने आपको काबुल की ज़िंदगी के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि काबुल आजकल कैसा दिखता है और मुख्तलिफ शोबों से के साथ मुंसलिक लोगों के साथ मैंने आपको मिलवाया था। कुछ लोगों के मसाइल दिखाए थे, कुछ नॉर्मल होती हुई ज़िंदगी दिखाई थी और कुछ बताया था कि अब आहिस्ता आहिस्ता हालात कैसे बेहतर हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको काबुल में मौजूद कुछ और लोगों के पास ले जाऊँगा, कुछ और मसाइल के बारे में बताऊँगा, कुछ चैलेंजेस के बारे में बताऊँगा, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊँगा जो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो भी आज की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कुछ ऐसे लोग भी कि जो समझते हैं कि चीज़ें भी बेहतर होने में कुछ वक्त लगेगा। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको गर्ल्स स्कूल में बच्चियों से मिलवाने वाला हूं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि बैंकर्स क्या सोच रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि एनजीओ से वाबस्ता लोगों के जहनों में क्या चल रहा है और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो ट्रैवल एजेंसीज़ के साथ के बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं उनके जहनों में अब क्या खदशात हैं, क्या होप्स हैं। और साथ साथ आज के प्रोग्राम में यहाँ अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मंसूर अहमद ख़ान, उनके साथ भी खुसूसी बातचीत होगी। तो आज का खुसूसी प्रोग्राम काबुल से है, आप मेरे साथ रहिए। मैं इस वक्त काबुल के एक प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ। इंटरनेशनल मीडिया को अगर हम सुने या पाकिस्तान में बैठकर डिस्कशंस को देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या यहाँ पर बच्चियों की तालीम खुल गई है, बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं और क्या बच्चियाँ स्कूल आ रही हैं, क्या असातिज़ा स्कूल आ रहे हैं। तो अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि जो स्कूल खुले हैं वहाँ पर हाजिरी 100% के करीब हो गई है। टीचर्स आ रहे हैं, बच्चे बड़े शौक से आ रहे हैं, पेरेंट्स उनके बड़े खुशी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगले मरहले का इंतज़ार किया जा रहा है। यानी जब बड़ी क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको भी स्कूल आने की दावत दी जाए और कॉलेजेस में आने की दावत दी जाए। और इस सिलसिले में जो हमारी बात हो रही है गवर्नमेंट के साथ, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब से मैंने ये सवाल किया था पिछले प्रोग्राम में। मैंने उनसे पूछा था कि कब तक स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे मुकम्मल तौर पर, तो उन्होंने कहा कि इस पर मैकेनिज्म तैयार हो रहा है और बहुत जल्द हम जो इसका ऐलान कर देंगे खोलने का। तो वेस्ट का जो है वो सबसे बड़ा एक सवाल ये पैदा होता है कि ख़वातीन के राइट्स, ख़वातीन की तालीम, इसके हवाले से क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं। तो खुशाइंद बात यह है कि स्कूल खुल चुके हैं, टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तदरीसी अमल शुरू हो चुका है। कुछ बच्चियाँ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो इस स्कूल में पढ़ती हैं। अगरचे ये बच्चे फ़ारसी बोलते हैं, दीगर ज़बानें बोलते हैं, लेकिन उर्दू समझ सकते हैं। तो बच्चे आप बताएं, आप कब से स्कूल आ रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है स्कूल आकर? از طرف 6 به جمعه ایم تا 11 و 15 دقیقه رخصت میشیم. ये बताएं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? میخوایم دکتر شم. डॉक्टर बनना चाहती हैं, माशाल्लाह। आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? سلام بر شما. میخوایم از اول تا 6 بخونیم تا 12 بخونیم که آرزوی ما میشه که ما درس بخونیم. अच्छा, ये बच्ची कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ स्कूल ज्वाइन करने के बाद और मैं बड़ी होकर पायलट बनना चाहती हूँ। तो बच्चे यहाँ पर पायलट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और बड़े ही खुश मिजाज बच्चे हैं, बड़ा खुश हैं यहाँ पर स्कूल आकर। आप कुछ कहेंगी? بله من خوش هستم. از صنف اول تا 6 شروع شدم. ما میخوایم از 7 تا 12 شروع شه که تا تحصیلای ما ادامه بده. وقت ضایع درسم کم مونده. ये बच्चे कह रहे हैं कि वक्त ज़ाया ना हो, हम चाहते हैं कि हमारी तालीम का सिलसिला जारी रहे और इस तरह के इनके ख्यालात हैं। तो बच्चों की एक टीचर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या बच्चे जो हैं वो बड़े जोश व खरोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ स्कूल आ रहे हैं؟ بله بسیار با جوش خروش میان، منتها بسیار خوش هستند که مکتب باز شده و بسیار از صنف 7 تا 12 یا شوق دارن که باید مکتب باز شه و یا درس بخونن. از امارات اسلامی خواهش میکنن که هر چیز زودتر، به خاطر که پروگرامایشون کم مونده، باید درسشون تکمیل شه که یا صنف فارغ شون در صنف بالاتر برن. وقت تعلیمیشون 2 ماه مانده. कोई मुश्किल पेश तो नहीं आ रही आपको? تمام معلمین حاضر است که در مکتب بیان، بسیار صادقانه و بسیار روی خوش میخواین که بسیار همتر درس بدن. ये स्कूल कौन सी क्लास तक का है? این تا صنف 12 است، از اول تا 12. 12वीं तक। तो आप कब तक पूरी उम्मीद है, कब तक होप करती हैं कि बाकी जो बड़े बच्चे हैं वो भी स्कूल आने लगें? بسیار خوش هستن. از 8,500 شاگرد داریم ما اینجا. 8,500 دختر در اینجا درس میخونه از صنف اول تا صنف 12. कितने बच्चे? 2000 می صنف اول تا 6 2000 شاگرد است. باقیش 6000 شاگرد است، از 7 تا 12 است. 2000 बच्चे बता रही हैं कि यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और उनमें से 1200 के करीब स्कूल आ रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो बड़ी क्लास के बच्चे जो हैं वो जब ज्वाइन करेंगे तो ये हाजिरी मुकम्मल हो जाएगी। तो अभी 6 क्लास तक के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये देखें, बड़ी अच्छी बात है। چون اعلان کردن حکومت اسلامی
به خاطر از این ما خوش هستیم بسیار که می دخترای ما بی سرنوشت نمانه، درس بخوانن، کلشون باید باسواد شون. هر جای تعلیم است، در پاکستان است، دخترها کل مملکت پاکستان ببینین چه رقم جور شده، کل دخترایشون از اول تا 12 درس میخوانن، پانتون میخوانن دیگه. یا مسلمان است، کل ما مسلمان هستیم، باید این دختر بچه ما کلشون صاحب تعلیم و درس شون. तो आप क्या समझती हैं कि जो बड़ी क्लास की बच्ची हैं उनको जल्द अज जल्द अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करना चाहिए؟ بله بسیار خوش دارن، آرزو دارن که صنف اول تا صنف 12 یا بخوانن. همین دختر بچه ما بازها چه به خاطر که ما مملکت اسلام هستیم، همه مملکت های اسلامی اولادشان دختر بچه‌شان درس میخوانن. ما از خواهش میکنیم که چی باز چه مکتبای ما و دخترها درست درس بخونن، بچهای ما باسواد چه و دخترای ما باسواد چه در این مکتب در این مملکت خدمت کنن. بسیار آرزو دارن که مکتب باز شوه و ما خوش هستیم که اعلان هم کرده. از این خاطر بسیار معلمین کلگی پرسنل خوشی میکنه و پروگرامشان کم مانده 2 ماه دیگه یا باید درس بخونن، بعد از او چی شون فارغ شون است. अच्छा, ये कह रही हैं कि जिस तरह से तमाम दुनिया के इस्लामी ममालिक में बच्चियों को तालीम दी जाती है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी हो और बड़ी उम्मीद है इनको कि जल्द तालीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा. और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इस पर एक मैकेनिज़्म तैयार किया जा रहा है और जल्द अज जल्द जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं या कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी की हैं, उनके लिए जल्द अज जल्द तालीम का सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा. तो ये स्कूल की छोटी छोटी बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, ग्रेड 6 तक की बच्चियाँ हैं. इन्होंने बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया है और ये कोई पायलट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है और ये स्कूल आकर बड़ा खुश हैं और ये चाहती हैं कि बिला तातुल तालीम का सिलसिला जारी रहे, जो कि इन बच्चों की ख्वाहिश है. और मेरा ख्याल है जितनी हमारी हुकूमत से बात हुई है, उनकी भी ख्वाहिश है कि ये हो, लेकिन बहरहाल वो इसको अपने एक जो रिवायती तरीक़ाकार है या यहाँ का जो कल्चर है उसके मुताबिक ढालना चाहते हैं, या वो समझते हैं कि हमारी रिवायात के मुताबिक इसको ढालने के लिए कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और उसकी वजह से कुछ डिले है. लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ कि तालीम के हवाले से वो पॉलिसी जो पूरी दुनिया का सवाल है कि क्या 90s वाली पॉलिसी तो नहीं है, तो हमें ये लगता है कि 90s वाली पॉलिसी नहीं है. एक महीना पहले अफ़गानिस्तान में कफरा तफरी की कैफियत थी, बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते थे, उन्हें मालूम नहीं था कि क्या होगा. ऐसे ही एक नौजवान ज़की अनवरी भी थे जो फ़ुटबॉलर थे और जहाज़ के साथ लटक कर वो अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ एक हादसा पेश आ गया और वो जहाज़ से गिरकर जाँ भाग हो गए. मैं इसी नौजवान फ़ुटबॉलर के घर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके भाई हाजी ज़करिया मौजूद हैं. हाजी ज़करिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो हमारी ताज़ियत कबूल करें इस नौजवान के लिए. ये बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया था, यह हादसा कैसे हुआ था؟ به نام خداوند بزرگ. حاجی ذکریا هستم، برادر بزرگ زکی جان شهید. این حادثه قسم بود که تو دفعتاً کدام انگیزه خاطرات چیزی نداشت که برادر ما به جای بره. دفعتاً همین روز یک شنبه طالبا آمد و برادر ما بسیار درس میخوان. همین در فیسبوک ها آمد که هر کس همی بره دیگه، این تو ناخبر کس فامیل در جریان باشه به سوی میدان هوایی میره و در میدان هوایی به شهادت میرسه. و برادر ما از تقصیر خود پیلوت امریکایی که زیر تایر ساخته بودن، زیر تایر شده بود. هم برادر ما و یک برادره که دیگه به نام زبی بود که هر دوی از یا شهید شده بودن. از برادر ما را از قسمت سر تایر گرفته بود و برادر دیگه زبیر از قسمت دل بود که سرشون تایر خرد کرده بودن و با بسیار مشکلات وحشت دهشت بسیار زیاد بود. ما تانستیم روز 3 شنبه ساعت 7 بجه ما جسد برادر ما را از شفاخانه 420 برسوند. अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब तालिबान यहाँ पर आए काबुल में तो अमरीकी एक तैयारा एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था. किसी ने फेसबुक पे पोस्ट की कि एक अमरीकी तैयारा जो है वो अमेरिका जा रहा है, तो जो उसके साथ जाना चाहता है वो वहाँ पर पहुँचे. तो बहुत सारे नौजवानों के साथ ये ज़की अनवरी भी वहाँ चला गया और फिर ये कह रहे हैं कि वहाँ ये उसके टायर के साथ लिपट कर उसके जो है वो नीचे आ गया और हादसा पेश आ गया. लेकिन मुझे हाजी साहब ये बताएं कि जो ज़की अनवरी है वो अमेरिका क्यों जाना चाहता था, यहाँ से अफ़गानिस्तान क्यों छोड़ना चाहता था؟ او برادرک ما 17 ساله بود و صنف 12 لیسه عالی استقلال متعلم بود.
در ضمن از او فوتبالیست بود و او شوق علاقه خاصه که به فوتبال داشت و میخواست که به خاطر که همین فوتبال خاطر پیش ببره، به خاطر که متوجه که 20 سال پیش که طالب آمده بود به فوتبال چیزا اجازه نمیدادن و می انگیزه شده که این میخواسته که من برام همین فوتبال خود به صورت درستش حرفه‌ای و کشور دیگه یاد. अच्छा, ये कह रहे हैं कि ज़की अनवरी जो था उसको फ़ुटबॉल खेलने का बहुत शौक़ था और वो यहाँ पर एक स्कूल में पढ़ता था, स्कूल वाले भी उसको फ़ुटबॉल के शौक़ में सपोर्ट करते थे। उसने ये सुन रखा था कि पिछली मरतबा जब तालिबान आए थे तो उन्होंने खेलों पर पाबंदी लगा दी थी। तो ज़की अनवरी को ये डर था कि इस मरतबा भी तालिबान जब आएंगे तो वो फ़ुटबॉल नहीं खेल सकेगा, और अगर वो फ़ुटबॉल नहीं खेल सकेगा तो वो अपना शौक़ कैसे पूरा करेगा। इसलिए वो यहाँ से निकलना चाहता था कि वो बाहर जाकर अमेरिका जाकर फ़ुटबॉल का शौक़ पूरा कर सके। तो ये ज़की अनवरी का शौक़ था जिसके लिए वो अमेरिका जाना चाहता था। अब जाहिर है तालिबान की जो हुकूमत है इससे बहुत सारे लोगों को ये एक्सपेक्टेशन हैं कि वो नौजवानों के जो शौक़ हैं, बहुत सारे लोग यहाँ हमने अफ़गानिस्तान में देखा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, खेल खेलते हैं, तो उनको वो खेल जारी रखने की इजाज़त दी जाए, ये बहुत सारे लोग चाहते हैं, जिस तरह से ज़की अनवरी का भी शौक़ था। ये बताएं कि क्या वो आपको बता कर गया था कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ या जा रहा हूँ, घर जाने से पहले बताया था उसने? नहीं। मैं इस इंटरव्यू के बाद, इस बातचीत के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो ज़की अनवरी था वो एक मुस्बत कोशिश ख्वाहिश में वो जाना चाहता था, लेकिन उसने नादानी का रास्ता लिया। ज़ाहिर है जिस अंदाज़ में उसने बाहर जाने की कोशिश की वो तरीका ठीक शायद नहीं था, लेकिन बहरहाल ये है कि वो एक ऐसा नौजवान था जो किसी लालच की वजह से नहीं बल्कि खेल के शौक़ में जाना चाहता। तो ऐसे बच्चों के शौक़ शायद यहाँ पूरे होने चाहिए जिस पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरे पीछे आपको बहुत से ट्रैवल एजेंसीज़ के ऑफिस नज़र आएंगे। यहाँ ये ऑफिस ज़ाहिर है लोग अपनी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाने के लिए टिकट्स लेते हैं, बुकिंग करते हैं। ये दफातर बिल्कुल बंद पड़े हैं, कुछ तो बिल्कुल ही बंद हैं, लेकिन कुछ दफातर जो हैं वो पार्शली खुले हैं, स्टाफ बैठा है लेकिन काम बिल्कुल नहीं है। अब ये जो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान का फ़्लाइट ऑपरेशन या ना एयरपोर्ट काम कर रहा है, ना यहाँ से फ़्लाइटें जा रही हैं ना फ़्लाइटें आ रही हैं, तो ये बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या मसाइल हो रहे हैं, क्या और किस तरह से ये बिज़नेस रिज्यूम हो सकता है, किस तरह से दोबारा से उम्मीद की किरण पैदा हो सकती है, ये कैसे चलेगा आखिर, इसके लिए एक्सपेक्टेशन जो हैं उन हज़ारों लोगों की क्या हैं जो इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। तो आइए इस सिलसिले में हम ट्रैवल एजेंट से बात करते हैं। मेरे साथ नईमुल्ला सिपाही ज़ादा साहब मौजूद हैं जो ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, इसके ऑनर हैं, और पिछले दिनों में जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद ये बिज़नेस चल नहीं रहा। क्या बिल्कुल नहीं चल रहा या थोड़ा थोड़ा चल रहा है? तो नईम साहब से हम कुछ बातचीत करते हैं। नईम साहब, बिज़नेस कुछ कम हुआ है या बिल्कुल रुका हुआ है आजकल? नहीं, कोई 15 अगस्त से जब तक गवर्नमेंट चेंज हो गया है ना, वो रुका हुआ है, उसमें तो कुछ है नहीं। फ़्लाइटें पहले थे नहीं, पहले तो एवैक्यूएशन थे इंटरनेशनल कम्युनिटी की, और उसके बाद जो है ना कोई फ़्लाइट थे नहीं, और रिसेंटली कामियार का फ़्लाइट स्टार्ट हो चुका है, मगर वो भी अक्सर उसमें ये है कि चार्टर फ़्लाइट्स है और प्राइस भी इतने हाई है कि अफ़गान पीपल उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता जाने के लिए पाकिस्तान, तो रुका हुआ है काम। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं वो क्या सवाल आपके सामने रखते हैं? वो यही पूछते हैं अक्सर कि फ़्लाइट कब शुरू होंगे और आपके पास अवेलेबल रूट्स कौन से हैं। हम उनको एडवाइस दे देते हैं, उनको कहते हैं कि भाई मेरे आजकल जो है ना जिसके पास पाकिस्तान फ़ॉरेन की पासपोर्ट है, इंग्लैंड की है, यूएस की है, उनके पास एक ही है कि ऑप्शन है। हम उसको कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान एम्बेसी चले जाएं, वहाँ से आपको गेट पास और वीज़ा मिल सकते हैं। ट्रेडर्स जो हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे, इलाज के लिए लोग बाहर नहीं जा पा रहे, स्टडी करने के लिए लोग बाहर नहीं जा पा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त काबुल का, अफ़गानिस्तान का, जिससे निपटने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। काबुल में एक दिलचस्प चीज़ हमने देखी कि यहाँ पर मोटरसाइकिल ना होने के बराबर हैं। खाल आपको कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले के पास मोटरसाइकिल नज़र आएंगी, बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन साइकिलें बहुत लोगों के पास हैं। तो जाहिर है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक छोटा सा स्टॉल है जो कि एक बुज़ुर्ग हैं वो पंक्चर लगाने का काम करते हैं। यहाँ पर मैं क्यों रुका हूँ? यहाँ पर मैं इसलिए रुका हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हुई हैं उसका असर किस लेवल तक आया है। यानी हम देखते हैं ट्रैवल एजेंट का बिज़नेस मुतासर हुआ है, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में बिज़नेस मुतासर हुआ है, हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनका बिज़नेस मुतासर हुआ है, लेकिन और फिर इसी तरह होटल्स में भी हम देखते हैं कि बिज़नेस मुतासर हुआ है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो कि पंक्चर लगाने का काम करता है, कि क्या उसकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हुई है पिछले कुछ दिनों के हालात में? तो इस सिलसिले में मैं इनसे बात करता हूँ। ये मेरे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं।
अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपका काम कितना मुतासर हुआ है पिछले कुछ अरसे में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो कम होने की वजह से? हो कारोबार में तो कम दिया गुजारा नहीं की मख गुजारा की मुख्त 200 वो شو वो से 200 नहीं की मशमान मानना मुखरा दे दे प्लस मशमान दे कारोबार मुश्किल है। पहले आप कितने पैसे कमाते थे और अब कितने पैसे कमाते हैं? मख के 500 600 कितने वो से 200 नहीं की क्या वजह है इसकी? شپږ بجې تر راځم 5 بجې پورې هاو تاسو نه زه کېږي 6 بجې راځم 5 بجې واپس ځم. अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहले ये 500 अफगानी कमा लेते थे और अब 100-150 कमा पाते हैं. वजह क्या है, इनसे पूछा है सबब क्या है, तो ये कह रहे हैं इसका सबब ये है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं है. अब आप देखिए कि एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से एक छोटे जो इनकम वाला तबका है, यानी कम आमदन वाला तबका है, वो भी मुतासर हुआ है. एक साइकिल को पंक्चर लगाने वाला जो शख्स है उसकी कारोबार भी मुतासर हुआ है. तो वो जो अफ़गानिस्तान को मुआशी मसाइल का सामना है उसका असर हर शख्स तक पहुंचा है, हर शख्स उससे मुतासर हुआ है. और इसके मसाइल, इसका हल वही है जो हम प्रोग्राम में बार बार बात कर रहे हैं. ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में. अब मेरे साथ अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब मौजूद हैं. पिछले कुछ दिन से बहुत मसरूफ़ हैं. एक डेलीगेशन पाकिस्तान से भी यहाँ पर आया हुआ था. बड़ा आला सतही मुलाकातें रही हैं. तो मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. सबसे पहले तो सर ये बताइए कि अभी जो पिछले दिनों में मुलाकातें हुई हैं, सादिक साहब भी यहाँ पर थे. जी. हसन अखुंद के साथ जो मुलाकात थी, एजेंडा क्या था जिसमें रूस और चीन के वफूद भी शामिल थे? तो इस हाई लेवल की जो मीटिंग है इसका क्या एजेंडा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू के लिए मौका देने का. देखिए, एजेंडा बेसिकली अफ़गानिस्तान में मुस्तकिल तौर पर देरपा अमन और इस्तेहकाम लाना है. आपको पता है कि गुज़िश्ता माह 15 अगस्त के बाद से अफ़गानिस्तान में जो तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, यहाँ पे गुज़िश्ता हुकूमत रुखसत हुई है और अब तालिबान ने आके अपना ना सिर्फ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया बल्कि अपनी हुकूमत अनाउंस की है उन्होंने. और अब उस हुकूमत की किस तरह से इंटरनेशनल एंगेजमेंट होगी, किस तरह से वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक इकनॉमिक गवर्नेंस, एक स्टेबल गवर्नेंस प्रोवाइड कर सकेगी, एक इंक्लूसिव गवर्नेंस प्रोवाइड कर सकेगी. इस सिलसिले में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनकी एंगेजमेंट है उसमें जो कि पाकिस्तान एक बहुत करीबी हमसाया है. पाकिस्तान दीगर हमसाया ममालिक के साथ भी एंगेज रहा है, लेकिन साथ ही जो इस ख़ित्ते की बड़ी अहम पावर्स हैं, चाइना और रशिया, उसमें बहुत अहमियत रखते हैं. उनकी भी पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट चल रही है अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम लाने के सिलसिले में. और इसी सिलसिले में अभी आपने देखा कि हमारे जो स्पेशल अनवॉय हैं एम्बेसडर मोहम्मद सादिक, उनके साथ चाइना और रशिया के स्पेशल अनवॉयज़ यहाँ आए. हमारी अफ़गान तालिबान की क़यादत के साथ इनकी हुकूमत के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला हसन अखुंद, उनके साथ मुलाकात हुई. उसमें दीगर लीडरान भी मौजूद थे. उसमें यही इशू डिस्कस किए गए कि किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अफ़गानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट जारी रहे, किस तरह इकनॉमिक एंगेजमेंट हो, किस तरह अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए जो हुकूमत जो है वो सहूलियात पैदा करने का सिलसिला जारी करे, किस तरह जो इंटरनेशनल कम्युनिटी या बैनुल-अक़वामी बरादरी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ पे एक इंक्लूसिव गवर्नेंस सिस्टम इस्टेब्लिश हो. अफ़गान हुकूमत रिलक्टेंट है इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में? देखिए, जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने का अमल है या जो प्रोसेस है, इसमें मेरा ख़्याल है हमारा बहुत क्लियर मौक़िफ़ है. और हमारे साथ दूसरे जो दीगर ममालिक जो चाइना और रूस, उनका भी मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मामला है. लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी चूँकि आजकल तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ एक इंटरनेशनल सिस्टम में एंगेज्ड भी होते हैं, तो चीन और रूस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ने, पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस मीटिंग में किया और ये बावर कराया अफ़गान साइड को कि हमारा मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाया जाए. अफ़गानिस्तान की जो आने वाली हुकूमत है वो पूरी तरह से क्या वो कन्विंस्ड हैं इस बात पे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए या अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं इस आइडिया को? नहीं, देखिए, उनका मौक़िफ़ जो है, हमें इस पे भी इस बात की भी वजाहत बहुत ज़रूरी है कि उनका मौक़िफ़ जो है वो इस सिलसिले में ये है कि वो पीस प्रोसेस में भी अफ़गान तालिबान ये कहते रहे हैं और हुकूमत बनने के बाद से भी वो ये कहते रहे हैं कि उनका मकसद अफ़गानिस्तान के अंदर एक
دیرپا مستحکم حکومت لانا ہے جس میں افغانستان کے تمام طبقوں کی نمائندگی شامل ہونی چاہیے. پنشیر سے نہ صرف ایک منسٹر آف کامرس کو لیا ہے بلکہ دیگر کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی لیا ہے. نورستان تک کے جو لوگ ہیں وہاں کیبنٹ میں نمائندگی کر رہے ہیں. تو ان کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک اسی پیرائے پہ عمل کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایک تو ہم کوشش کر رہے ہیں یعنی رشیا، چائنا، پاکستان، ان کی یعنی افغان حکومت کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ممالک جو ہیں وہ آگے آئیں اور افغانستان کی حکومت کو تسلیم کریں؟ ریکگنیشن کے حوالے سے کیا آپ کا کوئی ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیں، افغانستان کی جو ریاست ہے، افغانستان کی جو اسٹیٹ ہے، افغانستان کی جو حکومت ہے، قدرتی طور پر ان کی خواہش یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کے نارمل تعلقات ہوں، انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو تسلیم بھی کرے. اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو ان کے ایسٹس فریز کیے گئے ہیں وہ افغان عوام کے ایسٹس ہیں. جو $10 بلین کی رقم فریز کی گئی ہے، اس کو ریلیز ہونا چاہیے تاکہ افغان عوام کے لیے سختیاں پیدا نہ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ افغانستان کے اندر بھی یہ عوام کی جو ضروریات ہیں ان کو بہت ایفیکٹو طریقے سے پورا کر سکے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی انگیجڈ رہے. یہ انہوں نے بارہا یہ بھی ایشورنس دی ہے کہ یہ افغانستان کی سوئل سرزمین کو کسی طرح سے بھی دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. صحیح ہے. تو یہ بتائیے کہ پاکستان کیا فیصلہ کرنے والا ہے؟ پاکستان ابھی انتظار کرے گا افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، باقی ممالک کو پہلے دیکھے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انیشیٹ کر سکتا ہے اس سلسلے میں؟ نہیں، دیکھیں میرے خیال میں یہ ایک پروسیس ہے. ایک چینج آئی 15 اگست کو، ایک بڑی ایبرپٹلی ایک حکومت کا خاتمہ ہوا اور ایک نیا کنٹرول آیا یہاں پہ، اور اس کے بعد نئی حکومت اسٹیبلش ہوئی. تو یہ ایک پروسیس ہے. اس میں یہاں پہ آلریڈی 8 یا 10 کے قریب ایمبیسیز موجود ہیں، ایمبیسڈرز موجود ہیں. وہ ان کے ساتھ مختلف فیلڈز میں انگیج کر رہے ہیں، ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں انگیج کر رہے ہیں. ٹرکی اور قطر جیسے ممالک جو ہیں وہ ایئرپورٹ کو فعال بنانے میں انگیج کر رہے ہیں. اگر افغانستان آئسولیشن کی طرف جاتا ہے تو وہ نہ اس خطے کے لیے اچھا ہوگا، نہ افغانستان کے لیے اچھا ہوگا، اور نہ دیگر ممالک کے لیے اچھا ہوگا. ریکگنیشن کے بغیر ٹریڈ ہو سکتی ہے، سینکشنز ختم ہو سکتی ہیں، یہ یہاں کی جو معاشی پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہو سکتی ہیں، یہاں کے سفارتخانے کام کرنے شروع کر دیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یہاں کے لوگوں کو جو ٹریول کرنا ہے، باہر جانا ہے، وہ سب ہو سکے گا ریکگنیشن کے بغیر؟ میرے خیال میں افغانستان بھی دیگر ممالک کی طرح نہ آئسولیشن میں رہ سکتا ہے، نہ رہنا چاہتا ہے. اور باقی ممالک بھی افغانستان کو اس طرح سے کوئی بھی ابینڈن کرنے کے حق میں نہیں ہے. اور اسی لیے یہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سے ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں. خود پاکستان کا سفارت خانہ 15 اگست کو بھی یہاں پہ کھلا تھا، بند نہیں ہوا. اور بہت سے ممالک اور دیگر ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. اور بہت سے اور ممالک کے سفارت خانے یا بہت سے اور ممالک جو جانے پہ مجبور ہوئے لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ یہاں پہ موجود رہے، اور کس طرح سے وہ دوبارہ سے یا تو افغانستان کے اندر یا افغانستان کے قریب رہ کر افغانستان کے ساتھ ایک سفارتی رابطہ، ایک سیاسی رابطہ، ایک اقتصادی رابطہ ان میں مددگار ثابت ہوں. اچھا منصور خان صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت افغانستان میں ہم 1.5 ہفتے میں جو ہم نے ریکارڈ دیکھا ہے، سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ معاشی پرابلم ہے. یعنی بینکوں کے باہر قطاریں لگی ہیں، وہ قطاریں کچھ دیر کے بعد بھیڑ میں بدل جاتی ہیں. اب 20,000 روپے سے زیادہ نکال نہیں سکتے. حکومت سے ہماری بات ہوئی ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ظاہر ہے ہماری وہ روک رکھی ہے. آپ نے ابھی کچھ دن پہلے جو مختلف بینکرز ہیں، کنٹری ہیڈز ہیں، ان سے ملاقات بھی کی. آپ اپنے طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے، پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، افغانستان کے لیے جو سب سے سیریس چیلنج ہے، سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت، وہ اکنامک گورننس کا ہے. اور اکنامک گورننس میں جو افغانستان کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں $10 بلین کے، اور جس کی وجہ سے افغانستان کی بینکنگ ٹرانزیکشنز دیگر دنیا سے نہیں ہو پا رہی یا نارمل انداز سے نہیں ہو پا رہی، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس سلسلے میں پاکستان اور دیگر ممالک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. پاکستان چونکہ افغانستان کا ایک اہم نیبر ہے، اس کے تھرو افغانستان کی بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے، اقتصادی تعاون ہے بہت زیادہ. تو پاکستان بہت کلوزلی انگیج ہے افغانستان کی قیادت کے ساتھ. ہماری کوشش جاری ہے کہ ہم امریکہ اور ویسٹ کے ممالک کو بھی یہ
کنونس کر سکیں کہ اکنامک انگیجمنٹ جاری رکھنا ضروری ہے تاکہ افغانستان کے عوام کے اوپر کوئی اس قسم کے اقتصادی مشکلات نہ آئیں۔ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کچھ خبریں بھی چھپ رہی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان سے ڈالرز یہاں پر لائے جا رہے ہیں یہاں کی اکانومی کو تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے، جس کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں چونکہ دونوں ملکوں کی اکانومیز بہت زیادہ لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بہت ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ موومنٹ ہے لوگوں کی، تاجروں کی بھی بہت زیادہ موومنٹ ہے، گڈز بھی جو زیادہ تر تجارت کا جو سامان ہے افغانستان وہ بہت زیادہ تعداد میں پاکستان سے آتا ہے، دوسرے ممالک نیبرنگ ممالک سے بھی آتا ہے، لیکن پاکستان کا شیئر سب سے زیادہ ہے۔ اور اسی لیے جب کسی بھی مارکیٹ میں ڈالر کی فلکچویشن ہوتی ہے، پاکستان کی مارکیٹ میں ہو یا افغانستان کی مارکیٹ میں ہو، تو وہ دوسری مارکیٹ کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے چونکہ ڈالرز کے ایک فقدان پیدا ہوا افغانستان میں اور اس سرکولیشن کو اس کا امپیکٹ پاکستان کی مارکیٹ پہ بھی ہوا، اور اسی لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس فیز میں افغانستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جو کچھ بھی اپنے لمیٹڈ کیپیسٹی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ یہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تجارت نارمل ہو، افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی فائنینشیل اداروں کے تعلقات نارمل ہوں، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اپنے پروجیکٹس یہاں پہ دوبارہ سے ریزیوم کریں، IMF ان کے ساتھ اپنی اکنامک ٹرانزیکشنز دوبارہ سے بحال کرے۔ انڈین چینلز پہ بڑا پروپیگنڈا ہوا، ارنب گوسوامی کا ذکر بھی رہا پاکستان میں بہت، اس نے کہا کہ یہاں پر سرینا ہوٹل کی 5ویں فلور جو ہے وہ ISI نے لے رکھی ہے اور پورا کنٹرول یہاں کی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو اس پہ یہ بتائیے کہ چلے وہ 5ویں فلور تو ہے نہیں، وہ تو ہم نے دیکھ لی، لیکن کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سفارت خانے سے ہٹ کے کچھ نہ کوئی رول ہے یہاں پر؟ دیکھیں جو انڈیا نے جس قسم کا جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف جاری رکھا وہ بے بنیاد تو ہے ہی، لیکن مزے کا خیز بھی رہا ہے، اور ان کو انڈین پروپیگنڈا کا جھوٹ بھی فوری طور پہ ثابت ہوتا رہا، خواہ وہ پنجشیر کے معاملات میں انہوں نے کچھ کلیمز کیے یا وہ ابھی سرینا کے سے متعلق جو انہوں نے کیا۔ دیکھیں جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ اپنی اپنی حدود کے مطابق پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اگر افغانستان مستحکم ہوگا تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر افغانستان کے اندر سلامتی نہیں ہوگی، افغانستان کے اندر دیرپا استحکام نہیں ہوگا، تو اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ہم افغانستان کے اندر ایک دیرپا سلامتی نہ صرف افغانستان کے مفاد میں ہے بلکہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں اگر کچھ رول ہے تو وہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے سر کہ اب 2-3 مرتبہ افغانستان کی حکومت نے کشمیر کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، وہاں پر ہونے والا ظلم و ستم ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے حقوق ان کو ملتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی افغانستان کی حکومت سے کشمیر کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی مدد مانگی ہے یا اس موضوع پر بات ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو افغانستان کی چونکہ حکومت خود مختار ہے، ان کی کشمیر کے اوپر پیلسٹائن کے اوپر اپنی ایک خود مختار پالیسی ہے، اور وہ پالیسی اس بات پہ بیس کرتی ہے کہ کشمیر کے جو عوام ہیں یا فلسطین کے جو عوام ہیں وہ فورن آکوپیشن فیس کر رہے ہیں، UN سیکیورٹی ریزولوشن کی قراردادیں دونوں مسائل کی، دونوں چونکہ ایک مسلم دنیا کے مسائل ہیں، UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ان کی حق خود ارادیت کی حمایت میں ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی۔ تو اس بیسس پر ایک مسلم دنیا کے اندر ایک مسلم برادر جذبات کے طور پر، برادرانہ جذبات کے طور پر افغانستان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا منصور صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی طرف سے ہیومینٹیرین ایڈ جو مل رہی ہے افغانستان کو، اس کا کیا فارمولہ بنایا گیا ہے؟ وہ کتنے عرصے میں کتنا سامان یا کون کون سی اشیاء کن کن علاقوں میں، اس سلسلے میں پاکستان کا پلان کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے امیڈیٹلی جب یہ یہاں پہ 15 اگست کے بعد ایک ویکیوم آیا اور اس کی وجہ سے شارٹیجز پیدا ہونے شروع ہوئیں، تو اس مہینے کے شروع سے، ستمبر کے شروع سے ایک ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے C-130 کے ذریعے پہلی کھیپ جو پرووائڈ کی وہ کابل میں، قندھار میں، مزار شریف میں اور خوست میں ہمارے طیارے آئے، اور پاک فضائیہ کے طیاروں نے یہاں پہ وہ کمک پہنچائی۔ اس کے بعد چونکہ ہمارا ایک بڑا طویل بارڈر لنک بھی ہے افغانستان کے ساتھ،
तो हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का एक सप्लाईज़ का सिलसिला, रिलीफ गुड्स की सप्लाईज़ का सिलसिला बाय रोड शुरू किया है, और उसमें अभी 17 ट्रक्स लोड जो हैं वो ग़िज़ाई अजनास के और एसेंशियल आइटम्स के, वो चंद दिन पहले वाया तोरखम आए हैं और वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों को यहाँ से सप्लाई की गई है, इंक्लूडिंग काबुल। एक ऐसे क्रूशल टाइम में बहुत सारे लोग पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ देख रहे हैं कि वो उनको ट्रांजिट देने में अपना किरदार अदा करे, वीज़े जारी करे, कुछ बीमार अपना इलाज कराना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बाहर के ममालिक जाना चाहते हैं, उनके पास बाहर के वीज़े हैं लेकिन ट्रांजिट चाहते हैं क्योंकि यहाँ से अभी एयरपोर्ट ऑपरेट नहीं कर रहा, और पाकिस्तान जो है ओपन फॉर ऑल की पॉलिसी पे जा भी नहीं सकता, ज़ाहिर हालात इस किस्म के हैं। तो इस सिलसिले में पॉलिसी क्या है हमारी? देखें, गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान हमने पॉलिसी जो अपनी इस लिहाज से आगे बढ़ाई है कि हमने अफ़गान्स को जो गैर मुल्की यहाँ पे थे या अफ़गान्स जो किसी भी वजह से यहाँ से जाना चाहते थे या करीबी ममालिक में, पाकिस्तान में या दूसरे करीबी ममालिक में कहीं रीलोकेट होना चाहते थे, अपने काम को वहाँ से जारी रखना चाहते थे, हमने उनके लिए एक फैसिलिटेटिव पॉलिसी दी, उनको वीज़ाज़ दिए, उनको आपने देखा कि फ़्लाइट्स के ज़रिए भी पाकिस्तान भेजा गया, रीलोकेट किया गया, और ज़मीनी रास्ते से भी, तोरखम के रास्ते भी वो किया गया। हम ये भी एक ऐसा मैकेनिज़्म भी इवॉल्व कर रहे हैं अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर, ताकि वो अफ़गान जो यहाँ से ख़ास ज़रूरियात के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ख़ास तौर पर, या अपनी एजुकेशन के लिए या दीगर मामलात के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं और वो रेगुलर विज़िटर हैं और वो अपनी उन ज़रूरियात के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक फैसिलिटेटिव मैकेनिज़्म तैयार करें ताकि उनकी भी दिक्कत में कमी आए। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। मैं जानता हूँ आप बहुत मसरूफ़ चल रहे हैं, मीटिंग्स आपकी चल रही हैं, इन हालात में बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। अभी मैं 3 बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों का विजिट करके आ रहा हूँ। अगरचे हमें वहाँ पर कवरेज करने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन चीज़ों को समझने में बड़ी मदद मिली है। सबसे पहले तो हम काबुल यूनिवर्सिटी गए हैं। काबुल यूनिवर्सिटी में निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है, वहाँ पर वाइस चांसलर लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर निज़ाम बहाल नहीं है, तो हमें कवरेज भी नहीं करने दी गई। फिर एक पुलिस स्टेशन में गया हूँ। पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन जो अशरफ गनी की हुकूमत में बिल्कुल फ़ाल थे, वहाँ पर निज़ाम बनाया जा रहा है। अगरचे वहाँ पर लोग मौजूद हैं, तालिबान मौजूद हैं और थाने का एक इंचार्ज मौजूद है, लेकिन वहाँ पर लोगों की आमद-ओ-रफ्त बहुत कम है, बहुत इक्का दुक्का लोग वहाँ पर अपनी शिकायत लेकर आते हैं। तो जो पुलिस स्टेशन हैं, थाने हैं, वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हैं और वहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो भी मौजूद नहीं है। उसके बाद मैं अदालत में गया और अदालत में मैंने जाकर देखा कि क्या वहाँ पर निज़ाम चल रहा है, तो पता चला कि ज़्यादातर जो अदालत के कमरे हैं वो खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं, लॉक्ड हैं। अभी काजुल कज़ा जो है वो मुकर्रर नहीं किया गया। बस इक्का दुक्का कोई बहुत इमरजेंसी नौयत के, बहुत अहम नौयत के केसेस आ जाएं तो एक आध को काजी मौजूद है। सिक्योरिटी सख्त है, अंदर जाने नहीं देते, अंदर जाकर कवरेज करने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल वहाँ अदालतों में मौजूद है। तो अदालतें भी फ़ाल नहीं हैं, पुलिस स्टेशन भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हैं। और सबसे अहम विज़िट जो हमारा रहा है वो पुलिस चरखी जेल का रहा है। पुलिस चरखी जेल के अंदर इस वक्त सन्नाटा है। वहाँ पर आसार दिखाई देते हैं कैदियों के, बड़ी तादाद में बिस्तर मौजूद हैं और इसके अलावा वहाँ पर खाने पीने की अशिया बिखरी पड़ी हैं। ये वो जेल है जिसको तालिबान ने फतह किया था, यानी जब तालिबान काबुल में आए तो इस जेल में भी गए। इस जेल में आकर उन्होंने वहाँ पर मौजूद जो अफ़गान आर्मी के लोग हैं उनसे वो जेल खाली कराई और जितने कैदी वहाँ पर थे उन सबको छोड़ दिया या भाग गए वो लोग, और इस वक्त जेल खाली पड़ी है। और अगर आप जेल को देखें तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, अमेरिका ने इस पर पूरा कंट्रोल कर रखा था, बदनाम ज़माना ये जेल थी। और इस जेल में जो है वो सैकड़ों कैदी यहाँ पर मौजूद थे और इंतजाम को देखकर लगता है कि अमेरिका और उसकी इंतजामिया यहाँ पर अभी लंबा अर्सा रहना चाहती थी। तो इस पुलिस चरखी जेल का भी हमने विज़िट किया और इसके कुछ मनाजिर हम शूट कर सके, कुछ मनाजिर हम जो है उसको कैप्चर कर सके जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो इंसाफ का निज़ाम है, यानी पुलिस स्टेशन से लेकर अदालत और फिर जेल तक का निज़ाम है, ये फ़ाल नहीं हो सका। इस पर मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है, इस पर जो है हिकमत अमली तैयार की जा रही है
کہ اس پر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. تو یہ کچھ اداروں کا حوال ہے. آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ جو این جی اوز کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ لوگ جو بینکنگ سیکٹر کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ آئندہ دنوں میں کتنا ہوپ فل ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں. تو آئیے میرے ساتھ. میرے ساتھ اس وقت ابوذر شدواری صاحب موجود ہیں جو اکانومسٹ ہیں. اکنامکس انہوں نے پڑھ رکھی ہے, اکنامکس سے پڑھاتے ہیں اور افغانستان کی اکانومی پر ان کی گہری نظر ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت بینکوں کا پرابلم ہے, پیسے آپ نکلوا نہیں سکتے, 20,000 روپے ہر شخص اپنا ایک ہفتے میں نکلوا سکتا ہے, حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ اگر لوگ یہ کنٹینیو رہے گا تو میرے خیال میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ابھی بھی ہیں, بہت زیادہ اور بھی پیدا ہو جائیں گے. گورنمنٹ کو کچھ سوچنا پڑے گا, کوئی پالیسی آنی ان کو کریٹ کرنی پڑے. اس طرح کی پالیسی آپ کے خیال میں لانی پڑے گی؟ اس طرح کی پالیسی مطلب انہوں نے جو ریسٹرکشن بنائی ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیز کرنا پڑے گا تاکہ لوگ اپنے پیسے نکال سکیں اور جو کنزمپشن ہے, جو ان کا جو خریداری کا جو مگر حکومت ڈرتی ہے, عمل ہی کرنا پڑے گا. صحیح ہے, لیکن حکومت یہ ڈرتی ہے کہ اگر ہم نے الاؤ کیا تو لوگ سارے پیسے بینکوں سے نکلوا لیں گے اور بینک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائیں گے. اگر یہ نہیں کریں گے تو مطلب پھر تو لوگ کچھ خرید بھی نہیں سکتے اور بھی کاروبار بند ہو گیا, کاروبار بند ہو جائے گا, اکانومی اور بھی ڈوب جائے گی. میرے خیال میں یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. گورنمنٹ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, تجاروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان کو کانفیڈنس بلڈ کرنا پڑے گا کہ وہ یہاں پہ رہیں. لارج اسکیل بزنسز جو ہیں مطلب وہ تو سروائیو نہیں کر سکتی 200 یا 300 یا $500 پہ. ان کا جو روزانہ کا جو ایکسپینسز ہے وہ میٹ نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو امپورٹس ہمارے ہوتے تھے, بہت زیادہ ہمارے امپورٹس ہیں اسپیشلی ٹیکنالوجی کے پروڈکٹ اور ادر پروڈکٹس میں, وہ امپورٹس جو ہے وہ ابھی آپ کا بند ہوا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے. جو بھی آ رہے ہیں کچھ بہت کم ہی آ رہا ہے, جس کا بہت زیادہ گہرا اثر پڑا ہوا ہے ڈیمانڈ. ابھی تک حکومت کی کوئی اکنامک پالیسی سامنے آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک جو گورنمنٹ بیٹھی ہے کنسلٹیشن وہ صرف کنسنسس کر رہی ہے کہ مطلب لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرے. ابھی تک کوئی واضح پالیسی اکنامکس پر نہیں ہے. لیکن ایک پالیسی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے اپنے روپے کو بچانے کے لیے, افغانی روپے کو گرنے سے بچانے کے لیے کہ ڈالر کے مقابلے میں اس کی جو ورتھ ہے وہ بہت کم نہ ہو جائے اور ڈالر بہت زیادہ بڑھ نہ جائے, اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی انہوں نے لے کر آئے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بہت اچھا ہے میرے خیال میں. جو ڈالرز پہ ریسٹرکشن بنائی, کیا ریسٹرکشن لگائے؟ پہلے یہ ریسٹرکشن ہے جو آپ باہر پیسے نہیں بھیج سکتے, ڈالرز باہر نہیں بھیج سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنلز جو ہمارے ٹرانزیکشنز ہوتے تھے ملک کے اندر, اس کو سب کو افغانی میں تبدیل کر دیا ہے. کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ مطلب پہلے یہاں پہ رینٹ بھی جو ہوتا تھا مطلب ڈالرز میں بھی ہو سکتا تھا, یا مطلب باہر جو شاپنگ کر سکتے تھے وہ آپ ڈالرز میں کر سکتے تھے. ابھی جو ہے سب کچھ کو بند کر دیا ہے. اگر فرض کیجیے یہ منی ریلیز نہیں ہوتی جو امریکہ نے فیس کر دی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی نہیں ملتی جلدی افغانستان کو, تو پھر آپ کے خیال میں اکانومی چلتی رہے گی افغانستان کی یا بہت مشکلات ہو جائیں گی؟ بہت زیادہ مشکلات میرے خیال میں ہو جائیں گے. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ مطلب گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ نہیں جلدی بلڈ نہیں ہوتا, ہمارا جو اکانومی ہے میرے خیال میں اور بھی ڈوب جائے گا. کیونکہ اگر پیسے نہیں ہوں گے مطلب پروجیکٹ نہیں ہوں گے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو میرے خیال میں کنزمپشن بھی نہیں ہوگی. اور روز بروز جو ہماری جی ڈی پی ہے اور ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے جو آلریڈی -5 ہے فرام لاسٹ 2 ایئرس, میرے خیال میں وہ بہت زیادہ گر جائے گا. اور ہمارا جو اکانومی کا جو سسٹم ہے وہ مطلب درم برم ہو جائے. یہ بتائیں کہ ایک تاثر یہ ہے کہ جو نئی حکومت آئی ہے ان کے پاس تو ٹیکنوکریٹس نہیں ہیں, ایکسپرٹس نہیں ہیں. آپ کے خیال میں کیا افغانستان میں اکانومی ایکسپرٹس موجود ہیں جو اپنی سروسز دے سکتے ہیں اور افغانستان کی اکانومی کو سنبھال سکتے ہیں؟ ایسے ایکسپرٹس ہیں آپ؟ ہاں میرے خیال میں ایکسپرٹس بہت زیادہ ہیں. میرے ساتھ اب ایوب شنواری صاحب موجود ہیں جو کہ ایک این جی او کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ انٹرنیشنل این جی او ہے جو کہ افغانستان میں تعلیم کے لیے کام کرتی ہے, لیکن نئی حکومت کے آنے کے بعد اس این جی او نے کام روک رکھا ہے یا این جی اوز کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک این جی اوز کے لیے کوئی پالیسی نہیں آئی. تو ایوب صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کی این جی او اور باقی تمام این جی اوز اس وقت کام نہیں کر رہی ہیں افغانستان میں؟ تھینک یو بھائی.
तकरीबन 1.5 महीना हो गया कि ये सिस्टम कोलैप्स हुआ है। नए सिस्टम के आने के बाद तमाम NGOs तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 90% ने काम करना छोड़ दिया है, सस्पेंडेड है उनका काम। ये नहीं उन्होंने काम करना छोड़ा है या रोक दिया गया है उनको काम से? दिया गया उनको तकरीबन गवर्नमेंट ने। वो कह रहे कि वो कोई नई पॉलिसी गाइडलाइंस बनाएंगे, उनके बाद ही उनको काम करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन लोकल NGOs काम कर रही हैं, मैंने सुना है। बहुत कम जिनके वो डायरेक्ट जो रिलेशंस है तालिबान के साथ या वो जाकर मीटिंग करते हैं उसके बाद ही उनको काम करने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन मोस्ट जो इंटरनेशनल NGOs है वो तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 90 to 95% वो उनका काम सस्पेंडेड है। आप क्या काम कर रहे थे? हम एक NGO के साथ काम करते थे यहाँ पे जो गर्ल्स एजुकेशन पे काम करती है। वो स्पेसिफिकली गर्ल्स एजुकेशन पे काम? गर्ल्स एजुकेशन, और वो भी फिर इनको कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन जो कहते हैं, जो गाँव वगैरह में तालीम दी जाती है, उन पे हम काम करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में ये पॉलिसी बन जाएगी और आपकी NGO दोबारा काम शुरू कर देगी? अगर हम जायज़ा ले यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर का, तो नई गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है 1st to 6th ग्रेड फीमेल और मेल दोनों के लिए। फिर एक हफ्ते पहले उन्होंने वो बॉयज़ को भी अलाउ किया है ग्रेड 7 से 12 तक। अब ये नई पॉलिसी बना रहा है गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन जो 7 से 12 ग्रेड तक होगी। बहुत शुक्रिया अयूब शनवारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो एक NGO के साथ काम करते हैं जो गर्ल्स की एजुकेशन पे काम करती है। फ़िलहाल इनका काम रुका हुआ है, काम करने से रोक दिया गया है, और रोके जाने की वजह यह है कि अभी गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, और ये पॉलिसी जल्द सामने आ जाएगी। होपफुल हैं अयूब साहब, और ज़ाहिर है इनकी जो होप्स हैं वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर हैं और राब्तों की बुनियाद पर हैं जो हुकूमत के साथ हैं। और हुकूमत ने कहा है कि हम जल्द से जल्द पॉलिसी बनाकर आपको काम करने की इजाज़त देंगे ताकि ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से दोबारा NGOs जो हैं वो काम कर सकें। प्रोग्राम के आखिर में मैं ज़हीरुद्दीन बाबर के मज़ार पर आ गया हूँ। ज़हीरुद्दीन बाबर आप जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए, आगरा में वफ़ात पाई, काबुल में दफन हैं, और ये मुग़ल एम्पायर के फाउंडर थे, पहले बादशाह थे। सदियाँ बीत गई, कई साल गुजर गए, कई 100 साल गुजर गए। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने ज़माने में इस खत्ते में जो तब्दीलियाँ देखी थीं, हुक्मरानी का जिस तरह से उतार चढ़ाव उस ज़माने में था, आज भी काबुल वही दास्तान सुना रहा है। आज भी यहाँ पर एक की हुकूमत होती है तो दूसरे कुछ अरसे के बाद किसी दूसरे की हुकूमत आ जाती है। यहाँ पर कभी अशरफ गनी की हुकूमत रही, कभी हामिद करज़ी की हुकूमत रही, कभी तालिबान काबिज़ रहे या फिर तालिबान काबिज़ हैं, कभी यहाँ पर हमलावर रशियन हो गए, कभी यहाँ पर अमेरिकन हमलावर हो गए, नेटो फोर्सेस यहाँ पर आ गई। इस खत्ते की तारीख़ सदियों से एक जैसी चली आ रही है। हम आज इस बाग़ बाबर में, मज़ारे बाबर में बैठकर इस पूरी हिस्ट्री को अपने चश्मे तसव्वुर में देख सकते हैं कि पिछले 700-800 साल में इस खत्ते में क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ है, अब एक नए दौर में दाखिल होता हुआ अफ़गानिस्तान नज़र आ रहा है। आज हम यहाँ जब बाग़ बाबर में मौजूद हैं तो ये पहला हफ़्ता है पिछले 1.5 महीने में कि जब लोगों की बड़ी तादाद में आमद हुई है छुट्टी के दिन। यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ लोग आए हैं, बच्चों के साथ लोग आए हैं। इससे पहले हम चिड़ियाघर में चले गए। चिड़ियाघर में हमने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। और एक और चीज़ हमने देखी कि इस बाग का अमला, सफाई सुथराई का निज़ाम अगर आप देखें तो अंदाज़ा होता है कि पूरी इंतज़ामिया मौजूद है, और ज़ाहिर है ये सरकारी मुलाजमीन है। चिड़ियाघर आप चले जाएं तो वहाँ पर जानवरों को खुराक दी जा रही है, सफाई का इंतज़ाम किया जा रहा है, पूरी इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद है, और ये सरकारी इंतज़ामिया है। इसका मतलब ये है कि जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो अपनी अपनी जॉब्स पर लौट रहे हैं। बहुत खुशाइंद बात लगती है कि लोग फैमिलीज़ और बच्चों के साथ अपना खाना उठाकर हाथों में चटाइयाँ बिछाकर पार्क में मुख्तलिफ जगह पर, चिड़ियाघर में भी हमने यही देखा है और यहाँ इस बार पार्क में ये देखा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि रौनकें लौट रही हैं। तो जहाँ इस बाग की और इस मज़ार की, ज़हीरुद्दीन बाबर के मज़ार की ये अहमियत है कि आपको पिछले 1000 साल की दास्तान सुना रहा है, और आप अगर पूरे 700-800 साल उठाकर देख लें यहाँ के, तो आपको यहाँ की सियासत एक ही अंदाज़ में चलती हुई नज़र आएगी। पिछली एक सदी को उठाकर देख लें तो पिछली एक सदी की सियासत भी एक ही अंदाज़ में चलती हुई नज़र आएगी कि कोई एक हमलावर होता है, दूसरे को पिछाड़ देता है, दूसरा अपनी हुकूमत बनाता है, फिर कुछ अर्से के बाद फिर से वो दोबारा हुकूमत में आ जाता है।
90s में तालिबान यहाँ पर हुकूमत में आए, फिर तालिबान को ज़ेर कर लिया अमेरिका ने, लेकिन ज़्यादा अरसे तक ज़ेर नहीं कर सके। 20 साल के बाद फिर तालिबान ने यहाँ पर हुकूमत बना ली है। तारीख़ अपने आप को फिर दोहरा रही है। न जाने ये कब तक चलता रहेगा और कब तक ये काबुल और अफ़गानिस्तान की दास्तान इसी तरह चलती रहेगी। मुझे काबुल के इस खुसूसी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।